नमस्कार दोस्तों, कीप ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर पिछले कुछ दिनों से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है और ये पूरा पेपर 100 के 100 क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी इस पेपर को पूरा पूरा जरूर देखें। और आज हम सभी किसका पढ़ने वाले हैं? CHSL का। CHSL के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग कुछ भी हो सबको जरूर करेंगे। तो आप इस वीडियो में पूरा जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न किस प्रकार का था दोस्तों। देखिए प्रश्न है, एक कोड भाषा में ब्लेंड को ENPHG लिखा जाता है, तो विनर को क्या लिखा जाएगा? तो ये रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, लिख लीजिए BLEND, ब्लेंड लिख दिए। अब उसके ठीक नीचे उसके प्रोपोर्शन को लिख लीजिए दोस्तों। देखिए B के लिए E है, L के लिए N है, E के लिए H है, N के लिए P है और D के लिए G है। तो अब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न चल रहा है। देखिए B से E यानी कितना 3 प्लस रहा होगा दोस्तों। L से N यानी देखिए दोस्तों यहाँ से कितना 2 प्लस हो रहा है। फिर E से H कितना प्लस हो रहा है? 3 प्लस हो रहा है दोस्तों। फिर N से P 2, फिर D से G 3। तो पैटर्न समझ में आ गया दोस्तों। +3 है, +2 है, +3 है, +2 है, यानी इस तरह का पैटर्न है 3 2 3 2 करके। तो उसी तरह आप विनर को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। अब मैं विनर को लिखूंगा। तो देखिए दोस्तों, विनर लिखने के बाद WINNER सेम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो W को क्या लिखेंगे दोस्तों? +3। जब पहले 3 था ना, पर 3 2 3 2 3 2 इस तरह का पैटर्न चल रहा था। तो 3 यानी W से 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? Z हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, I से +2। तो I क्या होता है? JK, यानी फिर N यानी +3, N से +3 कीजिए दोस्तों, Q हो जाएगा। फिर यहाँ पे N था, अब यहाँ पे +2 करना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? P हो जाएगा। इसी तरह से H हो जाएगा +3 करने के बाद, और यहाँ पे +2 करने के बाद T हो जाएगा। देखिए दोस्तों JKQPT कौन से ऑप्शन में है? तो ये पहले ऑप्शन में है, तो ये पहला ऑप्शन यहाँ इसका सही होगा। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न किस तरह सॉल्व करते हैं, ये तो मैं समझा रहा था इसलिए टाइम लग गया दोस्तों। नहीं तो आप सभी अगर सीख जाएं तो ये 5 सेकेंड में सॉल्व आराम से हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप नेक्स्ट प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कैसा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। V = 44 है, तो फैट = 54 है, तो लेट = क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, V कितने पे आता है? V जानते हैं हम कितने पे आता है? 22 पे आता है दोस्तों। और क्या किया, इससे 2 से गुना कर दिया, तभी तो 44 आया। उसी तरह दोस्तों इन तीनों को जोड़ लीजिए। FAT फैट कितना आता है दोस्तों? तो इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना आता है? तो 27 आता है। और जोड़ इसका प्लेस वैल्यू दोस्तों, उसके बाद उसको भी 2 से गुना कर दिया है, तो कितना आ गया है? 54 आ गया है। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, लेट का भी प्लेस वैल्यू पहले लिख लेते हैं। तो LATE, तो क्या होता है दोस्तों? देखिए L का कितना होता है? 12 होता है। A का कितना होता है? 1, T का 20 और E का 5। सभी को यदि जोड़ेगा दोस्तों तो कितना आ जाता है? 38। और क्या कर रहा है, सब में डबल कर रहा है, सब में डबल कर रहा है, तो यहाँ भी डबल हो जाएगा। तो 38 दोनों कितना हो जाता है दोस्तों? 76 होता है। 76 कौन सा ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन नंबर D में है। यानी इस तरह के प्रश्न को इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न किस बेसिस पे है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बोल रहा है क्या, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए करें जिसमें 2 शब्द उसी तरह संबंधित जैसे निम्नलिखित युग्म से 2 शब्द संबंधित है। तो क्या बोला है दोस्तों? तितलियां लेपिडिटोरिस है, तो उस तरह से किससे संबंधित होगा दोस्तों? तो देखिए मानचित्रकार, ये सही नहीं हुआ दोस्तों। इसमें बोला कि तितलियों का अध्ययन करने वाला। क्रोमोसोम क्या होता है दोस्तों? वनस्पति शास्त्री। गहने का जौहरी। उसी तरह देखो दोस्तों क्या है, पोस्ट कार्ड को कौन कर सकता है? तो याद रखिए दोस्तों, डेल्टियोलॉजिस्ट। तो ये इस तरह के प्रश्न को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
प्रश्न है दोस्तों कि इन सभी में से बताना है दोस्तों कि खाली जगह में क्या भरेगा। तो इस तरह के प्रश्न को क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि काउंट कर लेते हैं कि टोटल गिनती कितना है। तो देखिए दोस्तों, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20। कितना है दोस्तों, 20 है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसमें 5-5 के पेयर में बांट सकते हैं ना दोस्तों। तो 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ से एक बांटे, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ से बांटे, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ से बांटे, फिर 1 2 3 4 5, इस तरह लेके बांट दिए दोस्तों। अब हम देखते हैं कि किस तरह का संयोजन बन रहा है। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, ए बी सी। अब क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे डी है, डी के पहले सी है, तो यहाँ पे भी डी के पहले तो सी हो सकता है ना दोस्तों। तो यहाँ पे पहला नंबर में सी, तो यहाँ से सही हो गया। दूसरा पैटर्न देखिए, ए बी, यहाँ पे जब बी है और यहाँ पर बी के बाद सी है, देखिए दोस्तों यहाँ पे बी के बाद सी है, तो यहाँ पे भी तो सी होगा। तो इस कंडीशन से यहाँ भी सी और सी के बाद भी डी, तो यहाँ पे भी सी आ गया दोस्तों। ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भी सी ही होगा, और यहाँ पे देखिए दोस्तों अब क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए होगा, उसके बाद सी और लास्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। तो इस तरह से कौन सा पैटर्न होता है, पहला नंबर पैटर्न सही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न किस बेसिस पे है, ठीक है दोस्तों, ये पैटर्न समझना है और ये काफी अच्छा पैटर्न है दोस्तों। देखिए किस तरह का पैटर्न जमाया गया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये 5 है, ये 5 को कैसे लिखा है, तो आप सभी बता सकते हैं कि ये किस तरह लिखा होगा, 2 गुना, क्या लिखा होगा दोस्तों, 2 गुना 5 है ना। तो क्या क्या कैसे किया होगा दोस्तों, 5 को क्या होगा 2 से गुना, तो 10 हो गया, और 10 को क्या किया गया दोस्तों, -2 कर दिया, 10 में, सॉरी दोस्तों 10 में -2 कर दिया, तो कितना हो गया, 10 में -2 कर दिया, तो कितना हो जाता है दोस्तों। यहाँ से आप कह सकते हैं कि देखिए 5 दूनी 10, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ देखिए 5 में 2 से गुना किया, कितना हुआ, 5 में 2 से गुना किया तो कितना हो गया 10, और 10 में क्या किया 2 माइनस कर दिया, तो ये 8 आ गया दोस्तों। अब उसी तरह से देखिए दोस्तों, 8 से 20 कैसे आया होगा, तो 8 से 20 सेम कंडीशन क्या होगा, तो 8 से 2 से गुना कर दिया तो कितना हो गया 16, और उसमें क्या किया 2 का स्क्वायर को जोड़ दिया गया, तब तो क्या आ गया दोस्तों, देखिए 20 आ गया। यहाँ पे 2 का पावर 1, यहाँ पे 2 का पावर 2। अब तीसरा उसी तरह समझिए दोस्तों, 20 में क्या किया गया, 20 से 34 कैसे लाया गया, तो देखिए दोस्तों 20 को 2 से गुना किया तो कितना आ गया 40 आ गया, और 40 में क्या किया 2 का मल्टीप्लाई यानी 3। ये पैटर्न कैसे समझ चल रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ से 2 से गुना किया गया 1 से, यहाँ 2 से गुना किया 2 से, और यहाँ 2 से गुना किया 3 से। तो अब क्या किया कि 40 में 6 घटा दिया तो कितना हो गया 34 हो गया। अब उसी तरह पैटर्न आगे भी चलेगा, तो 34 को क्या किया गया दोस्तों, गुना किया गया कितने से 2 से, तो 34 दूना कितना होता है, 34 दूना कितना होता है दोस्तों 60 और 68। उसके बाद क्या किया दोस्तों, देखिए यहाँ 3 था और यहाँ पे तो 2 का पावर 4 से गुना कर दिया गया तो कितना हो गया, यानी 68 और 8 कितना हो गया 76, तो यहाँ पे 76 हो गया। सेम कंडीशन उसी तरह फिर क्या किया गया दोस्तों, एक बार प्लस कर रहा है एक बार माइनस कर रहा है। देखिए यहाँ पे प्लस किया गया होगा, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से आप 76 से 142 करेंगे तो देखिए दोस्तों कैसे होगा, 76 से 142, तो 76 को 2 से गुना किया तो कितना हो गया 152। उसके बाद दोस्तों क्या किया गया, जब यहाँ लास्टली में क्या किया था प्लस किया गया था, तो यहाँ पे क्या कर दिया माइनस कर दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए दोस्तों 152 गुना 2 पे पावर 5 यानी 152 माइनस 10, तो कितना हो गया 142। तो इस तरह का पैटर्न चला। अब क्या करेंगे लास्ट में फिर प्लस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस प्लस का पैटर्न चल रहा है। तो 142 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 8 4। अब क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे 2 का पावर 2 से 5 को गुना किए थे, अब यहाँ पे जोड़ेंगे क्योंकि लास्ट में माइनस किए थे, 2 गुना 6 यानी इसको जब जोड़िएगा दोस्तों तो 284 प्लस 6 दूनी 12, जब इसको किए गुना दोस्तों तो कितना आ जाता है 296 आता है, और 296 सी में ऑप्शन है।
काफ़ी थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, तो ये पैटर्न इस तरह था, तो आप समझिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न कैसा था, देखिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों बोल रहा है क्या इसको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए दोस्तों इसको किस तरह से लिया है, इसमें छोटा से बड़ा लिया गया दोस्तों, कि सबसे छोटा जीव से सबसे बड़ा जीव को सजाना है। तो देखिए सबसे छोटा जीव कौन सा है दोस्तों, तो सबसे छोटा जीव क्या है, देखिए यहाँ पे बंदर, फिर क्या है हाथी, चूहा, मक्खी और शेर। इसमें से आपको व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो आप इस तरह से व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे पहले सबसे छोटा क्या हुआ दोस्तों, मक्खी, उसके बाद सबसे यानी पहला नंबर चौथा, उसके बाद उससे बड़ा क्या हो सकता है, इन सभी में से मक्खी से बड़ा चूहा हो सकता है, उसके बाद दोस्तों चूहा से बड़ा बंदर हो सकता है, उसके बाद बंदर से बड़ा क्या हो सकता है, हाथी या शेर, यानी शेर हो सकता है, उसके बाद हाथी हो सकता है। यानी 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2 पहला ऑप्शन में है, ये पहला ऑप्शन सही होगा। तो चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कैसा है, देखिए ये प्रश्न है दोस्तों, बोल रहा है क्या 4 संख्याएं दी गई, इनमें से 3 संख्या एक निश्चित तरीके जैसी है और एक अलग है। तो इन सभी में से एक अलग है दोस्तों, उनको आपको खोजना है। तो देखिए दोस्तों क्या क्या गया है, पहली संख्या और इसकी लास्ट की संख्या, देखिए इन दोनों को जोड़िए, 5 और 8 जोड़े तो 13 आया। वही संख्या बीच में लिखी हुई है दोस्तों, सेम उस तरह का, देखिए यहाँ पे दोस्तों 9 और 8, 9 8 को जोड़े कितना आया दोस्तों, 17 आ गया। वही संख्या बीच में लिखी हुई है, सेम कंडीशन ऊपर वाले में भी देखिए दोस्तों, 7 और 8, 8 7 15 जोड़े तो देखिए यही संख्या बीच में लिखी हुई है दोस्तों। लेकिन ऊपर वाले में देखिए दोस्तों क्या है, लास्ट वाली संख्या 8 और पहली वाली संख्या 3, इन दोनों को जोड़े तो 11 होता है, लेकिन बीच में क्या लिखा हुआ दोस्तों 12, यानी ये इन तीनों से मैच नहीं कर रही है, इसलिए ये संख्या भिन्न हो जाती है दोस्तों। तो इस तरह का प्रश्न ऐसे सॉल्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न है, बोला जब एक दर्पण आकृति की दाईं ओर रखा जाता है तो चित्र में दिखाई गई छवि को चयन करें। तो दर्पण यहाँ दाईं ओर रखा दोस्तों, तो ये दर्पण यहाँ पे रखा है दाईं ओर, और ये पेंटेड हो जाएगा दोस्तों ऐसे ऐसे, यानी दर्पण ये दाईं ओर है। तो आप सभी को बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सी छवि सही सही दिखेगी। तो देखिए दोस्तों ये जब दर्पण में देखेगा तो ये इस तरह हो जाएगा, हाथ इसका इधर हो जाएगा, और इसके बाद ये दोस्तों ऐसे हो जाएगा, उसके बाद ये पैर भी सामने आ जाएगा दोस्तों ऐसे करके, यानी ये पैर इधर आ जाएगा, और देखिए ये जो डॉट है थोड़ा इधर आ जाएगा, और ये पैर हाथ इसका पीछे चल जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों, देखिए ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इसका पैर देखिए दोस्तों ऐसे इधर तो आएगा ही नहीं, पैर तो सामने ही आएगा। इसका देखिए दोस्तों ये पैर सामने है, ये पैर सामने है, यानी ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। तो इस तरह से दर्पण के फिगर तो काफी इजी होते हैं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कथन निष्कर्ष का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए दोस्तों क्या बोला, सभी चट्टान महासागर है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सभी चट्टान, चट्टान को चो से लिखते हैं दोस्तों, सभी चट्टान महासागर है, महासागर को एम से लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर बोला सभी महासागर गुब्बारे हैं, तो इसका पैटर्न ऐसा बनेगा, सभी महासागर गुब्बारे हैं, गुब्बारे को गो से लिखते हैं दोस्तों। फिर बोला कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं, अब क्या बोला दोस्तों, कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं, तो यहाँ से आप ऐसा फिगर बना सकते हैं, कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं, तो घड़िया को घो से। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है दोस्तों, कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं, कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं, ये पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। उसके बाद बोला कुछ घड़ियां महासागर है, कुछ घड़ियां महासागर ये थोड़ी कह सकते हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। फिर बोला तीसरा दोस्तों सभी महासागर चट्टाने हैं, सही महासागर चट्टाने हैं, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो ये हमेशा से कौन सा सेटिस्फाइड हुआ दोस्तों, पहला। तो इस तरह की कंडीशन, ये पहला आंसर सही होगा दोस्तों। याद रखिएगा जब ऊपर से नीचे आते हैं यानी इधर से इधर जाते हैं तो कुछ कुछ तो हो सकता है, लेकिन सभी कभी नहीं हो सकता है। इधर से जाते हैं तो सभी हो सकता है, लेकिन इधर से जब भी आएंगे इधर की ओर तो हमेशा क्या होगा, कुछ हो सकता है, सभी कभी नहीं होगा। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि जिस तरह से ये संबंधित है
ये जो है उस तरह से इसमें से कौन सा संबंधित है ये बताना है आपको। तो देखिए प्रश्न दोस्तों, 4 से 14 और 14 से 44 किस तरह हुआ होगा। देखिए दोस्तों, 4 तिया 12, 4 तिया 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। और फिर देखिए दोस्तों 14 तिया 42 प्लस 2 44, यानी यहाँ से टर्म समझ में आ गया कि ये किस तरह से बना हुआ है। उस तरह से ऑप्शन चेक करते हैं दोस्तों। देखिए 15 तिया 15, सॉरी 5 तिया 15, यानी ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस 2 हो रहा है हर जगह। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ प्लस 2, यहाँ प्लस 2, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए 9 तिया 27 और प्लस 2 29 ही हो रहा है, यहाँ पे 30 है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अब सी नंबर देखिए दोस्तों, 11 तिया 33, 11 तिया 33 और प्लस 2, यानी कितना हो गया यहाँ 35। उसके बाद देखिए दोस्तों 35 तिया 3, यानी 105 और प्लस 2 107, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यही एक टर्म है जो इससे संबंधित है। तो इस तरह के प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, देखिए क्या बोला गया है, नीचे दी गई आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज को काटा जाता है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा। देखिए दोस्तों, ये एक पूरा सर्कल था, सर्कल को मोड़कर हाफ सर्कल किया, फिर सेमी सर्कल किया, फिर देखिए इसको कोना कोनी कर दिया। और ये देखिए दोस्तों क्या किया है, देखिए लास्टली में ये किया है, आप सभी को दिख नहीं रहा तो यहाँ पे 2 जीरो डाल दिया है और यहाँ पे एक लंबा ऐसा ये काटा है। जब इसको हम खोले दोस्तों, तो यहाँ पे भी तो देखिए 2 जीरो यहाँ पे भी आ जाएगा, एक लंबा यहाँ पे भी आ जाएगा, यानी ये यहाँ से देखिए एक टर्म यहाँ से ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि यहाँ तक ठीक है। जब इसको खोले तो ये इधर से हो गया, और फिर जब इसको खोलिएगा तो ये इसका पूरा दर्पण ही दिख रहा है, यानी ये ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाइड है। इस तरह के प्रश्न को आप अपने विजुअलाइजेशन पावर से यानी समझन सकता है आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कैसा है, उससे पहले यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करें, ताकि आपको आगे और वीडियो मिल सके। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप सभी के लिए PYP यानी प्रीवियस पेपर हमेशा करवाते रहता हूं, जिससे कि आप सभी को एग्जाम में बहुत ही लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, देखिए क्या बोला गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो देखिए दोस्तों क्या है, ये इस तरह का फिगर है, यहाँ से ये फिगर किस में है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी पहले नंबर में है, ये वाला चीज़ दिख रहा है आपको, तो यहाँ से आप पहले कह सकते हैं कि ये फिगर इसमें है। तो आप कैसे कह सकते हैं, देखिए यहाँ से आराम से आप दिख सकते, आपको दिख रहा होगा कि कहाँ पे फिगर है। ये पहले ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ से नीचे आया। तो इस तरह के प्रश्न में है ही दोस्तों, तो ये आराम से सॉल्व हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कैसा है, इसमें देखिए इसमें दोस्तों क्या बोला गया है, ट्रायंगल को गिनने बोला है, त्रिभुज को गिनने बोला है। तो इसमें कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ से आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल, और यहाँ से ये। तो हम सभी जानते हैं कि ये क्या हो जाता है दोस्तों, 1 2, और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ से 3 ट्रायंगल बन गया। सेम कंडीशन देखिए यहाँ से भी एक फिगर बन रहा है दोस्तों, तो यहाँ से भी 1 2, यानी इन दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ से भी 3 बन गया, 3 ट्रायंगल इधर बन गया दोस्तों। ये देखिए यहाँ से एक ये बोला आपको दिख रहा है, ये चौथा ट्रायंगल बन गया। ठीक है दोस्तों, ये एक क्या बन गया आपका 5वां ट्रायंगल बन गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 ट्रायंगल तो आपको दिख गया। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये टोटल वाला टर्म, यहाँ से तो आप देख सकते हैं ये टोटल देखिए, यहाँ से लेके ये वाला, ये और ये, यहाँ से तो एक ट्रायंगल बना दोस्तों। तो आप इस तरह से, थोड़ा गंदा हो गया दोस्तों, इस तरह से आप गिनिएगा इसमें कितना ट्रायंगल बनता है, 15 ट्रायंगल बनेगा। तो ये उसका मतलब 15 हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कैसा है, ये वेन डायग्राम का प्रश्न है दोस्तों। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आलस्य, चिंता और शक्ति, इन सभी को कैसे संबंधित करेंगे। तो आलस्य, चिंता और शक्ति, ये तीनों आपस में किसी तरह संबंधित नहीं है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, तीनों अलग अलग है। आलस्य अपनी जगह, चिंता अपनी जगह और शक्ति अपनी जगह, तो तीनों का अलग अलग डायग्राम बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न कैसे,
देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों डायग्राम को देखिए किस तरह चल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वाला ब्लैक काला है। उसके बाद यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ था और ये यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, ये कलर एरिया था और उसके बाद यहाँ से एक घर के गैप के बाद ये कलर किया गया। उसके बाद देखिए दोस्तों ये यहाँ पे रह गया, यानी यहाँ पर से यहाँ पे आ गया। यानी अब देखिए कितना घर गैप हुआ, दो। यानी पहले एक घर गैप था, अब दो घर गैप हो गया। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों ये यहाँ कलर था, फिर से एक घर, और फिर यहाँ से देखे तो यहाँ से दो, यानी एक दो एक दो, इस तरह से गैप चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ से जब यहाँ पर पता चला तो यहाँ पर कितने गैप था, देखिए ये वाला कलर था तो यहाँ पे कितना घर है, दो घर गैप है। तो अब नेक्स्ट बार कितना घर गैप होगा, एक गैप। तो यहाँ से एक गैप देंगे तो ये वाला पार्ट कलर हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट कौन सा एरिया में कलर है, तो देखिए दोस्तों ये चौथा ऑप्शन में ये वाला पार्ट कलर है। देखिए सेम बात है ना, ये वाला पार्ट कलर है। तो इस तरह के प्रश्न को इस तरह से रखते हैं कि ये क्लॉकवाइज जा रहा था दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैसा प्रश्न है, देखिए प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि ये जिस तरह से ये संबंधित है इससे, उस तरह से कौन सा संबंधित है इस सभी में, तो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये इस तरह से किससे रिलेशन है। तो देखिए दोस्तों क्या किया गया है, तो जैसे देखिए कि आप दो छोटा से मिलकर एक बड़ा बना है, तो ऑब्वियस सा बात है या तो स्क्वायर किया गया होगा या तो क्यूब किया हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों क्यूब करके देखते हैं। तो 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 216 होता है। उसके बाद 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। जब इन दोनों को आप घटाइएगा, क्योंकि 152 लाना है यानी इससे कम लाना है, तो ऑब्वियस है घटाना होगा। यदि इससे बड़ा रहता तो जोड़कर ट्राई करते, तो हम घटाते हैं दोस्तों। तो 6 में 4 गया 2, 11 में 6 गया 5 और यहाँ 1, 152। यानी क्या क्या दोस्तों, क्या क्या गया है, देखिए दोनों के क्यूब को आपस में घटा करके जो बीच में आंसर आता है उसी को लिख दिया गया है। देखिए अब उस तरह से कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है सब में। तो देखिए दोस्तों ये लास्ट नंबर ट्राई करते हैं। 6 का क्यूब किया तो 216 और 2 का क्यूब किया तो कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। तो यहाँ से 8 आ गया, तो काट देते दोस्तों। तो यहाँ पे यहाँ से क्या है, 216 और यहाँ पे 2 का क्यूब 8। जब घटाइएगा दोस्तों तो 8 में गया 16 और यहाँ 0 और यहाँ बचा 2, 208। तो इस तरह से कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रहा है दोस्तों। इन सभी को चेक कर लीजिएगा, ये कोई भी कंडीशन एक भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, आप घर में चेक करके सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कैसा प्रश्न है। इसमें क्या बोला गया दोस्तों, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से संबंधित है और उसमें से जो अलग है उसको चुनना है आपको दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, हिनहिनाना, गरजना और हु करना, ये तीनों क्या है दोस्तों, आवाज है किसी का। लेकिन दोस्तों ये टहलना किसी का आवाज नहीं है, तो ये साउंड था दोस्तों। और ये क्या है, एक क्रिया है जो कि कर रहा है आदमी। तो इनसे क्या हो गया दोस्तों कि ये इन सभी तीनों को अलग हम कर सकते हैं, जिसमें कि ये ऑड हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कैसा है, देखिए दोस्तों क्या बोला है, चेचक का विषाणु से वैसा ही संबंध है जैसे दाद का संबंध। तो देखिए दोस्तों चेचक किसकी वजह से होता है दोस्तों, विषाणु की वजह से होता है। उसी तरह दाद किसकी वजह से होता है दोस्तों, फंगस यानी फफूंदी। फफूंदी को कहीं कहीं फंगस भी लिखा रहता है दोस्तों, तो याद रखिएगा किससे, फफूंदी से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर करें दोस्तों, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और इसी तरह की वीडियो आप सभी के लिए और लाते रहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के प्रश्न को आप क्या कीजिए दोस्तों, बाय ऑप्शन जाइए। और मैंने पिछले कई वीडियो में आप सभी को बताया है, ऑप्शन या तो ए चेक कीजिए पहले और या तो डी चेक करिए। इन्हीं दोनों में से कोई आंसर ज़्यादातर रहता है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन नंबर ए ही चेक करके बताता हूँ। तो आप सबसे पहले क्या किया कीजिए दोस्तों, पहले डी किया कीजिए फिर ऑप्शन ए किया कीजिए। इन्हीं दो में से कोई आंसर रहता है दोस्तों सटीक, तो आप ध्यान रखिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए इस मल्टीप्लाई के जगह क्या करना हो और इसको आपस में क्या करना है, बदल देना है दोस्तों। तो देखिए इसको यहाँ पर डिवाइड की जगह रख दिया और इसको यहाँ मल्टीप्लाई की जगह रख दिया, तो इसका वैल्यू सही आ जाएगा। चेक कर लीजिए दोस्तों, 11 से जब इसको करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 11 का में 11, 11 दूनी 22, 12 आ गया। उसके बाद देखिए दोस्तों +8 है, क्योंकि बॉडमास रूल से चलना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना हो गया, 12 या 36,
यानी -36 आ गया दोस्तों। जब इसको जोड़े तो कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया और -36 आ गया। 20 में -36 किया तो कितना आ गया, -16 आ गया। और यही तो आंसर था, तो यही चेक कर लीजिएगा। और ऑप्शन नंबर आप डी भी चेक कर सकते थे, तो डी चेक करते तो आता नहीं। वैसे तो आप जानते ही दोस्तों कि आपको चेक करना है ऑप्शन ए या फिर डी, इन्हीं दो में से ज्यादातर आंसर रहता है। क्योंकि आप बाय प्रोसेस जाइएगा दोस्तों तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? अब हम जनरल अवेयरनेस जनरल सेक्शन में आ गए दोस्तों। तो अब जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आप देखिए सारे जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों के दोस्तों क्या बोला है दोस्तों। देखिए, करुण चंडोक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो ये उस समय से क्या था प्रश्न दोस्तों, तो लगभग ये किससे संबंधित है, कार रेसिंग से संबंधित है। तो ये पहला प्रश्न का आंसर कार रेसिंग। तो क्या है दोस्तों, करुण चंडोक, याद रखिएगा, कार रेसिंग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों, देखिए, प्रसिद्ध पत्रकार और टीवी एंकर करण थापर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो याद दिखेगा, डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। क्या लिखी थी दोस्तों? डेविड एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। किसने लिखी थी दोस्तों? याद देखिएगा, प्रसिद्ध पत्रकार टीवी एंकर कौन थे? थापर, करण थापर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या था? प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने लिंक्ड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द गढ़ा था? लिंक्ड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द गढ़ा था। तो किसने गढ़ा था दोस्तों? याद दीजिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और याद रखिएगा दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन की मृत्यु हो गई थी पतंग उड़ाते समय। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन था? तो कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, ज्योतिराव फूले थे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिराव फूले थे। तो ये प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न है दोस्तों, आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, एलन एम्टेज था। कौन था? एलम एंटेजेस। एलम एंटेजेस आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है? तो छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य के साथ नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगती है। यानी वेस्ट बंगाल के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न है दोस्तों, सीजर कप किस खेल से संबंधित है? सीजर कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। सीजर कप फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IMPS का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो IMPS का पूर्ण स्वरूप है दोस्तों, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या याद रखिएगा दोस्तों? इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। IMPS का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों, वलायार बांध केरल के किस जिले में है? वलायार बांध केरल के किस जिले में संबंधित है? तो याद रखिएगा, पल्लक्कड़। क्या याद रखिएगा दोस्तों? पल्लक्कड़ में संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? क्या पूछा गया? देखिए, मई 2019 में सुरेश कुमार को किस कंपनी का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो सुरेश कुमार को किस कंपनी का प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में प्रयुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा, वॉलमार्ट का। दोस्तों एक बात याद रखिए कि यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी जरूर करनी चाहिए। वो चाहे किसी के एग्जाम हो, चाहे वो आप NTPC की एग्जाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की कर रहे हो, या फिर CHSL की कर रहे हो, CGL की कर रहे हो, सबका एग्जाम पैटर्न लगभग सेम ही होता है दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, और सब का क्वेश्चन दोस्तों आपस में मिलता जुलता रहता है। हो सकता है कि CHL का बहुत सारा प्रश्न आपके NTPC के एग्जाम में जरूर आ जाए या फिर ग्रुप डी के एग्जाम में आ जाए। तो आप क्या कीजिए दोस्तों कि प्रिपरेशन को अपने हर तरीके से परफेक्ट रखिए, चाहे वो CHSL हो,
सीजीएल हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, तो आपके लिए ये हर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपके लिए ये परफेक्ट है दोस्तों। तो आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को आप मत छोड़िए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए क्या बोला, सोनौली बॉर्डर भारत और किसके बीच प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सोनौली बॉर्डर नेपाल के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, वो उसकी हाइट कितनी है दोस्तों। तो याद रखिएगा वो कितनी हाइट उसकी 182 मीटर है। एग्जैक्ट शायद 182.2 मीटर है दोस्तों, तो याद रखिएगा 182 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2019 में प्रेम सिंह तामंग ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो ये सिक्किम के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जिनका नाम था प्रेम सिंह तामंग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति सूची में केरल के निम्नलिखित कला रूपों में कौन सी कला रूप शामिल है। तो कौन सी कला रूप शामिल है, केरल, याद रखिएगा कुटियाट्टम। क्या देखिए दोस्तों, कुटियाट्टम एक शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और साथ में दोस्तों ये देखिए, यूनेस्को UNESCO यूनेस्को का फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना और उनके अंगों का अध्ययन से संबंधित है, क्या कहलाती है दोस्तों। याद रखिएगा शरीर रचना विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है, शरीर रचना विज्ञान कहलाती है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है, जीव संरचना विज्ञान कहलाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा जॉन स्टुअर्ट मिल है। कौन है, जॉन स्टुअर्ट मिल, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है। लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है। तो याद रखिएगा अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है। लाइपेज नामक एंजाइम अग्नाशय में बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ग्लोबल, क्या है दोस्तों प्रश्न, ग्लोबल वेंचर कैपिटल सम्मेलन 2018 निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा गोवा में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, AIX किस कंपनी की ऑपरेटिंग सिस्टम है। AIX किस कंपनी की ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो याद रखिएगा दोस्तों IBM की है। IBM की एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या होना दोस्तों, AIX। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न है, मई 2014 में 24वें नौसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों, करमबीर सिंह को नियुक्त किया गया। कौन से, 24वें नौसेना अध्यक्ष। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओट्टमल थुल्लाल लोकप्रिय है। किस राज्य में है दोस्तों, केरल में है। कौन सा है, ओट्टमल थुल्लाल। ये नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि ये केरल में ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में भारत में पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो कौन सा दोस्तों, ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट किसमें प्रस्तावित किया गया। तो याद रखिएगा तेलंगाना में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया दोस्तों, प्रस्तावित नहीं किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोला दोस्तों, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो द्रास है। कहाँ है दोस्तों,
द्रास। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2। यानी अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, ये काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बोला क्या गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध 1971 के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? तो उस समय कौन थे रक्षा मंत्री? हमारे जगजीवन राम थे। जब हमारे इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, उस समय में कौन थे रक्षा मंत्री? जगजीवन राम। तो ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, और काफी बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा आप सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है मैथ का प्रश्न दोस्तों। देखिए प्रश्न है, बोला एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी यात्रा करता है और 9 किलोमीटर की रफ्तार से शुरुआती बिंदु पर लौटता है। यानी क्या बोला दोस्तों कि ये जाता है 12 किलोमीटर के स्पीड से और जो लौट जाता है फिर 9 किलोमीटर के स्पीड से। अब दोस्तों क्या बोला, पूरी यात्रा में उसने 2 = 1/3 घंटे लिए, उसके द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो इस तरह के प्रश्न कैसे दोस्तों बनाते हैं, देखिए ये 12 किलोमीटर चल रहा था, एक 9 किलोमीटर चल रहा था, तो हम मान लेते हैं कि एलसीएम लेके कि वो 36 किलोमीटर चल रहा था, क्योंकि दोनों का एलसीएम 36 ही होगा दोस्तों। तो ये कितने किलोमीटर चला होगा? तो ये देखिए दोस्तों कितने किलोमीटर, 12 की रफ्तार से 36 किलोमीटर कितने घंटे में? 3 घंटे में। और ये कितने घंटे में? 4 घंटे में दोस्तों। तो अब बताइए कि दोनों मिला के कितने घंटे में चला? ये 7 घंटे में चला। लेकिन यहाँ दोस्तों क्या बोल रहा है, यानी 7 किलोमीटर 1 घंटे में चलता होगा दोस्तों। यहाँ बोला क्या कि 2 = 1/3 घंटे लगे उसे। तो स्पीड गुना डिस्टेंस बटे टाइम होता है दोस्तों। तो हम क्या कर सकते हैं, जब इसे गुना करेंगे तो देखिए ये उल्टा हो जाएगा। तो 7 और ये 3, और ये 7/3 कहाँ से आया दोस्तों? ये देखिए 2 3 6 और 1 7, यानी 2 = 1/3 को आप चेंज कीजिएगा तो 7/3 ही आएगा। तो ये मैं बता दिया आपको सभी को। तो अब देखिए दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 3 और ये 7, क्योंकि हम स्पीड गुना डिस्टेंस बटे टाइम करेंगे ना दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ से ये कट गया दोस्तों, ये कट गया। तो ये क्या बोला कि ये टोटल 3 घंटे लिए दोस्तों इन दोनों ने मिलकर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं दोस्तों कि यदि टोटल डिस्टेंस 36 था और 3 घंटे में लिए, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि वह 12 किलोमीटर चला होगा दोस्तों एक तरफ। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 12 आंसर नहीं आएगा, ये सिर्फ निकला दोस्तों कि एक तरफ से गया। लेकिन ये क्या है दोस्तों कि ये 12 किलोमीटर इधर भी गया और 12 किलोमीटर उधर से लौटा भी, यानी एक ही बिंदु पर वो गया और फिर से आया। तो 2 बार बना दोस्तों, तो यहाँ 12 × 2 करना पड़ेगा, तब जाके 24 किलोमीटर आएगा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे गलती हो जाती है, क्योंकि देखिए पहला ही ऑप्शन 12 किलोमीटर है, तो यहाँ पे आदमी मार देता है दोस्तों। लेकिन आप सभी स्मार्ट वर्क करें दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे 24 किलोमीटर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखिए, एक षटभुज आकार के मैदान का क्षेत्रफल है। तो जानते हैं दोस्तों एक षटभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी एक 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना होता है दोस्तों? √3/4 a², यानी a यहाँ पे क्या है? साइड है, और यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों षटभुज है, यानी 6 है, 6 से गुना करना पड़ता है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका कितना है दोस्तों एरिया, तो ये कितना है? √3। देखिए दोस्तों यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, √3 से √3 कट गया, और देखिए 6 से कटाएंगे तो 6 × 24, यहाँ कितना 0 है? 400। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना था? √3/4 होता है, 4 × 16, यानी a³ बराबर कितना हो गया दोस्तों? यहाँ से आप निकाल सकते हैं a³ बराबर कितना हो गया? 1600। ठीक है दोस्तों, सॉरी a² होता है फॉर्मूला दोस्तों, 1600। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए a² का बराबर 16, तो a का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया? 400। 400 की 40 होगा दोस्तों, यहाँ पे 40 होगा, क्योंकि रूट अंडर जाएगा तो 40 हो जाएगा। 40 का स्क्वायर 1600 होता है। तो यहाँ पे समझ में आएगा कि हमको साइड कितना है? 1600। अब क्या पूछा गया है दोस्तों, देखिए बोला कि उसे प्रत्येक मीटर की दर से एक तरफ बाढ़ कराने की लागत, यानी मान लीजिए ये षटभुज है दोस्तों, ये क्या क्या गया, तो आप सभी को बताना है कि ये जो बाउंड्री कराएगा दोस्तों एक तरह से, इसमें क्या लगेगा। तो बाउंड्री क्या हो जाता है दोस्तों? परिमाप ही हो जाता है। तो परिमाप क्या करेंगे दोस्तों? 18 रुपये की दर से है, तो सबसे पहले यदि एक साइड 40 मीटर है इसका, तो 6 साइड के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 40 मीटर है तो 6 साइड के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा। और रेट भी तो दिया है दोस्तों, देखिए कितना दिया है? 18.50। अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ से देखिए 50 कटाइए तो 100 आ गया।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा, देखिए इसको जब मल्टीप्लाई किए तो 740 गुना 6 लगभग आ गया दोस्तों 4440। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह के प्रश्न को ये सॉल्व करते हैं। बस इसमें एक चीज याद रखना था दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने के लिए, तो याद रखिएगा बस √3/4 a²। ये समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए निकलता है। तब इस तरह से आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इस तरह के प्रश्न को किस तरह सॉल्व किया जाता है दोस्तों, देखिए क्या बोला गया है कि ये जो बार ग्राफ दिया गया है दोस्तों, ये 2014 और 2015 के बारे में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों क्या किया गया है, इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। तो ऐसे मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आप सभी को अच्छे से दिखे। देखिए दोस्तों, अब सही से दिख रहा होगा दोस्तों। देखिए प्रश्न है कि 2014 में निर्यात किए गए ए और सी प्रकार के वाहनों की कुल संख्या 2015 में निर्यात किए गए बी और ई प्रकार के वाहनों की कुल संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों 2014 ये ऑरेंज कलर का है और 2015 ये ब्लू कलर का है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, 2014 में निर्यात किए गए ए और सी। तो 2014 यानी ये इसका ए और इसका सी। तो दोस्तों देखिए ए कितना 27 और इसका कितना है 43। इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 70 हो जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, 2015 में निर्यात किए गए बी और ई। तो 2015 में बी और ई जब इन दोनों को जोड़िएगा तो 33 और 57 कितना होगा दोस्तों 90। इन दोनों का बीच का अनुपात पूछा है, यहाँ देखिए अनुपात। तो यहाँ पे 90 जब अनुपात निकालेंगे 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों। तो कितना आ गया अनुपात 7:9। आंसर है 7:9। ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। तो ये बार ग्राफ का भी मार्क्स देने वाले प्रश्न होते हैं दोस्तों, तो इसको आप सभी अच्छे से जाने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों, देखिए क्या बोला गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, यानी MP 600 है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 30 की हानि हुई, तो हानि का प्रतिशत निकालें। सिंपल सा दोस्तों, देखिए 25% अंकित मूल्य पर छूट देता है। 25% को हम क्या लिखते हैं दोस्तों 1/4 लिखते हैं। यदि हम टोटल 4 रुपया मान लें दोस्तों, उस पर 1 रुपये की छूट दी, तो खरीदा कितने पे होगा, वो 3 रुपये में वो खरीदा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, यानी वो 3 रुपये में बेचा होगा दोस्तों। याद देखिएगा तो कितने में बेचा होगा 3 रुपये में, और ये क्या हो गया MP हो गया दोस्तों। यहाँ पे MP 4 रुपया नहीं है, MP कितना दिया हुआ देखिए यहाँ पे 600 रुपया है, यानी इससे कितना गुना ज्यादा है, तो इससे कितने गुना ज्यादा हो गया 150 गुना ज्यादा। तो उसी तरह तो वो बेचा भी तो होगा 150 गुना ज्यादा में ना। तो उससे अगर 150 गुना ज्यादा में बेचा होगा तो कितने में बेचा होगा 15 गुना 3 यानी 45, 450 में वो बेचा होगा। लेकिन दोस्तों 450 में बेचने पर भी उसे 30 रुपया की हानि होती है। तो सोचने वाली बात है कि 450 में यदि 30 रुपया की उसे हानि हो जाती है, तो वो खरीदा कितने में होगा 480 में खरीदा होगा, तभी तो उसे 30 रुपया की हानि हुई दोस्तों। 480 में खरीदा होगा। तो बोल रहा है कि हानि प्रतिशत निकालें। तो यहाँ से हमें पता चल गया CP कितना होगा 480 हानि 30, तो परसेंटेज आराम से निकालेंगे दोस्तों। देखिए 30 रुपये का हानि हुआ, CP कितना 480 और ये कितना है 100 किस लिए देते हैं दोस्तों प्रतिशत निकालने के लिए। जब इसे कटाए दोस्तों और इसे कटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से कटाइए दोस्तों 3 से कटा लेंगे तो यहाँ से कटाइएगा तो कितना 3 × 30, यहाँ पे 16 और यहाँ देखिए दोस्तों जब इसको कटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 6.25 आंसर आ जाएगा। तो ये प्रश्न है। और याद रखिए दोस्तों हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, हमेशा हमेशा आपका CP पर ही गिना जाता है, यानी खरीदा हुआ मूल्य पर ही खरीदा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर से बार ग्राफ है दोस्तों। देखिए बार ग्राफ के प्रश्न को फिर से कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस पर क्या पूछा गया दोस्तों प्रश्न, देखिए बोला कि 2014 में निर्यात किए गए B, D और E प्रकार के वाहनों की कुल संख्या 2015 में निर्यात किए गए A, C, D और E प्रकार के वाहनों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। 1 दशमलव सही तक बताना है दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आराम से देखिए दोस्तों। तो देखिए प्रश्न क्या था, तो देखिए 2014 में B, D और E। 2014 क्या दोस्तों ऑरेंज और 2015 ब्लू, मैंने पिछले प्रश्न में बताया था। तो B
तो बी 2014 में देखिए दोस्तों 25 हो गया इधर, फिर कितना है बी के बाद डी और ई, डी 45 दोस्तों, और ई कितना है आपका 50। इन सभी को जोड़ दिए दोस्तों, कितना हो जाता है दोस्तों 5 5 10, 4 4 2 6 5 11 1 12, यानी 128। अब देखिए 2015 का बताया दोस्तों, ए सी डी ई, यानी ए सी और डी और ई, इन सभी को सब जोड़िएगा दोस्तों। तो जोड़ने के बाद ये कितना आएगा दोस्तों, ये सभी, ये भी देखिए, तो सिंपल सा है दोस्तों, जोड़िए इसको, कितना आ रहा है, यदि जोड़ेंगे तो इससे दोस्तों लगभग ये आएगा 100, सॉरी दोस्तों, ये हाँ, इन सभी को जोड़िए तो ये कितना आ रहा है दोस्तों 27, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से 35, उसके बाद कितना है 33, उसके बाद क्या है 40, उसके बाद है, सॉरी 40 को नहीं लेना है दोस्तों, तो यहाँ से लेना है फिर 55 और 57, इन सभी को जोड़े तो कितना आ गया हमारा, तो ये इसका आ गया 130, कितना आ गया दोस्तों 130, सॉरी 187, ये आ जाएगा 187। अब इसका परसेंटेज निकालना है दोस्तों, तो किससे निकालिएगा, तो ये 120 आ गया और ये 187 का, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा है 187 का प्रतिशत, देखिए 2015 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो 187 का 120 में गुना 100 कर दीजिएगा। यहाँ पे जब यहाँ पे 100 कीजिएगा तो कटा यहाँ से कट कर देते हैं दोस्तों, टोटल कितना बचा दोस्तों लास्टली, तो 187, उसके बाद यहाँ 120 और यहाँ परसेंटेज के लिए 100, हमको 2 ही दशमलव तक निकालना है, तो 2 दशमलव तक निकाल लेंगे। जब इसको कटाइएगा दोस्तों तो इधर कितना देगा 64.2, तो यही आंसर हो जाएगा 64.2। कौन सा ऑप्शन में है, ये दूसरा ऑप्शन में। तो इस तरह के प्रश्न सिंपल से क्या करना था दोस्तों, रेशियो निकाल के जोड़ देना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बोल रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर हानि हुई। तो हानि कब होती है दोस्तों, जब हम खरीदे हुए मूल्य और बेचे हुए मूल्य को घटा देते हैं, तब पता चलता है कि हमें लाभ हुई या हानि हुई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं 8, यहाँ पे क्या है दोस्तों 72 वस्तुएं बेची, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 72 वस्तुएं बेची, और हानि कितना हुआ, हानि को क्या लिख सकते दोस्तों, सीपी माइनस एसपी, कितना 8 वस्तुओं का है, तो यहाँ 8 वस्तुओं डाल दिए दोस्तों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से सिंपल से आप क्या कीजिए दोस्तों, रेशियो निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहले इसको कटा भी सकते हैं, देखिए 8 एकम 8, 8 9 72। अब यहाँ से एसपी और सीपी माइनस एसपी का रेशियो निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एसपी 1 है और एसपी माइनस सीपी कितना है 9 है, तो ऑब्वियस से बात है जब एसपी 1 रहा होगा तो और ये 9 कैसे आया होगा दोस्तों, तो ये ऑब्वियस सा बात है कि सीपी 10 आया होगा, तभी तो 10 में 1 घटा होगा तो 9 आया होगा। यानी हमें सीपी पता चल गया कि कितना है 10 है, और एसपी पता चल गया 1 है, और लॉस भी पता चल गया कितना है दोस्तों, सीपी माइनस एसपी, लॉस का पता चल गया दोस्तों 1 है। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, लॉस कितना रुपए का था 1 रुपए का, और सीपी कितना था 10, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देते दोस्तों। देखिए 10 से 10 ही कट गया, बचे कितना 10%, तो कितना का लॉस हुआ उसे दोस्तों 10% का, 10% ऑप्शन में है। इस तरह के प्रश्न को काफी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है देखिए क्या बोला, ए और बी एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी एक काम को, यानी ए प्लस बी एक काम को कितने दिन में कर सकता है 25 दिन में, तो 25 दिन में कर सकता है। कह रहा है उसके बाद क्या, बी उसका अकेले 1/3 काम को 15 दिन में कर सकता है, यानी 33 सही 1/3 को हम रेशियो में 1/3 ले सकते हैं, उसको 15 दिन में कर सकता है। तो आप एक दिन में वो कितना काम कर सकता है, यानी टोटल काम करने के लिए इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, तो ये क्या कर सकता है टोटल काम 45 दिन में कर सकता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि बी टोटल काम को 45 दिन में कर सकता है। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले कितना गया 225, जब इसे किए तो ये 9 बार में, यानी ये एक काम को 9 दिन में कर सकता है और ये एक काम को 5 दिन में कर सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों क्या बोला है, ए और बी टोटल मिल करके एक काम को 9 दिन में कर सकता है, जिसमें से बी अकेले उस काम को 4 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करता होगा, सॉरी ए बी 5 दिन में करता है तो ए एक उस काम को 4 दिन में करता होगा, यानी ए का फ्रीक्वेंसी यहाँ से पता चल गया कि ए एक दिन में 4 काम करता है। अब प्रश्न क्या बोला है दोस्तों
कि ए अकेले उसी काम का 4/15वां भाग कितने दिन में करेगा। तो ए उसी काम का 4/15वां भाग, यानी ये इसी काम का 4/15वां, यानी देखिए दोस्तों काम कितना है 225 है, उसका 4/15वां भाग यानी 4/15वां भाग ए करेगा। तो ए क्या करेगा यार, डिवाइड भी हो जाएगा। ए करेगा इतना दिन में, अब कटा दीजिए दोस्तों, 4 से 4 कट गया, 15 से 15 बार में 225, यानी यहाँ से क्या आंसर आ गया दोस्तों कि ए उसी काम का 4/15वां भाग 15 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो हमेशा दोस्तों मैं आप सभी को बार बार बोलता हूँ दोस्तों कि स्मार्ट वर्क कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बोला अगर 9 अंकों की संख्या है और 88 से विभाज्य होने चाहिए तो y की सबसे छोटी मान, याद देखिए दोस्तों सबसे छोटी मान, उसके बाद 3x - 2y का मान क्या होगा, यही बताना है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x और y का निकालना पड़ेगा। उससे भी पहले क्या जरूरी दोस्तों, 88 से डिविजिबल होने के लिए ये संख्या 11 से भी विभाज्य होना चाहिए, दूसरी 8 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 8 से चेक कर लेते हैं दोस्तों। 8 से चेक करने के लिए क्या करता है दोस्तों कि लास्ट का जो 3 डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम y की जगह ऐसे कौन सी संख्या रखें जो कि 8 से डिविजिबल हो जाए। दोस्तों देखिए यदि y की जगह सबसे छोटी संख्या हम 1 रखते हैं तो ये कितना हो जाता है 512, और 512 8 से डिविजिबल है दोस्तों, तो ये y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाता है आपका 1 आ जाता है। उसके बाद दोस्तों अब किसकी जरूरत है, 11 से डिविजिबल। तो 11 से संख्या क्या होता है दोस्तों, सम संख्याओं का योग और विषम संख्या का योग, या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो देखिए सम संख्याओं का योग दोस्तों यहाँ से कीजिए। तो आप पहले सम देखिए दोस्तों, यानी 3 फिर 1 फिर 4 फिर 2, इन सभी सबको जोड़ें तो कितना आया दोस्तों 9 आया। अब विषम देखिए दोस्तों 4 फिर x है इसमें, फिर 1 है, फिर यहाँ पे y का वैल्यू कितना था दोस्तों 1, यानी इन सभी को जोड़े तो कितना आ गया आपका 12 + x, यानी इसको जोड़ना घटाना है दोस्तों, या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 11 या फिर 0 आना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 12 है, उससे ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, यदि हम 8 रखते हैं तो 12 8 20, 20 में 9 गया तो दोस्तों 11 होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं x का वैल्यू 8 आ जाएगा। अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों 3x, यानी कितना हो गया दोस्तों 8 या 24 और 2y, यानी 2 24 में 2 गया तो कितना आ गया आंसर 22। 22 कौन सा ऑप्शन में है, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के प्रश्न को इस तरह सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न है दोस्तों फिर से वेन डायग्राम आपका प्रश्न आ गया दोस्तों बारगर आपका। तो ये प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों, इस बार पूछा गया है पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में किस प्रकार के वाहन की निर्यात 32% की वृद्धि दिखाई गई। पिछले वर्ष की तुलना में, यानी आप सभी का प्रतिशत चेक कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें भी 32% की वृद्धि चेक की होगी उसी से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। जैसे 27 से 35, 27 से 35 कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 8 की कितना में 27 से। अब इसका परसेंटेज निकालते तो दोस्तों ये आता कितना, ये समथिंग आ जाता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों तो ये 32% नहीं आता है, तो यहाँ से ये आंसर नहीं होता। अब उसी तरह आप इसमें चेक कर लीजिए दोस्तों दूसरा नंबर में बी में, यानी 25 से 33 की वृद्धि हुई। तो 25 से 33 की वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, इसमें भी 8 की वृद्धि हुई, और कितनी की दोस्तों 25 से 33, तो 8 की वृद्धि हुई कितने में 25 में। सॉरी दोस्तों ये इसमें पूछा गया दोस्तों कि पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में बता रहा है दोस्तों, ये मैं 2014 में मिले, सॉरी दोस्तों ये पढ़ने में प्रॉब्लम हो गया। तो ये देखिए दोस्तों कि यहाँ पे 2015 का बात किया गया दोस्तों। तो 2015 में देखिए 35 था, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब चेंज किया दोस्तों तो देखिए 2015 से इसमें कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, यहाँ से आपको बताना है 35 से 33। तो जिसका भी आंसर 33% आएगा दोस्तों वही आंसर होगा। आप सभी चेक कर लेंगे दोस्तों, मैं इस पर चेक करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसका ये बी ऑप्शन चेक कर लीजिएगा दोस्तों, यही सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों फिर से इस प्रकार के प्रश्न आ गए
बार ग्राफ के, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। कि बोला क्या गया, देखिए दोस्तों 2015 में निर्यात किए गए ए, बी और डी प्रकार के वाहनों की औसत संख्या 2014 में निर्यात किए गए ई प्रकार के वाहनों की संख्या x% कम थी, तो वो x का मान निकालना था। सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों, 2015 की क्या है दोस्तों, ए, बी और डी, ए, बी और डी की संख्या को जोड़ लीजिए दोस्तों। यदि आप ए, बी और डी को जोड़ते हैं दोस्तों, तो ये कितना हो जाता है, तो ये 123 हो जाता है। कितना हो जाता है, 123। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसका औसत निकालने के लिए तीन संख्या से 3 से कटाइएगा, 4×3 = 12, 3 एकम 3, यानी 41 हो जाता है दोस्तों। और उसके बाद बोला क्या किया, 2014 में निर्यात की गई ई प्रकार के वाहनों की संख्या से 1% कम थी। तो 2015 में 2014 में ई कितना है, 50 है दोस्तों, तो कम थी। यानी जब ई में निकाले तो कितने कम थी, 50। यानी देखिए कितने परसेंट हुई दोस्तों, 9 की कमी हुई। यानी प्रतिशत निकालेगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि औसत निकाले थे तो 9 था, यानी प्रतिशत निकाले तो 9 गुना 2 हो जाएगा दोस्तों, यानी 18। ऑप्शन कौन सा नंबर है, ए नंबर 18। तो इस तरह के प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये देखिए दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये इजी प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले ब्रैकेट में भी आपका काम करेंगे। तो इसको देखिए दोस्तों कितना होता है, 5 दूनी 10 और 6 तिया 18, यानी ये कितना क्या दोस्तों, 10/18। और इसको जोड़ेंगे दोस्तों कितने, 2/3 से। तो 2/3 से जोड़े थे दोस्तों, यहाँ देखिए 2/3 है, तो यहाँ एलसीएम लिए तो 18 आ गया। तो यहाँ 6 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 दोस्तों, यानी ये 18 हो गया। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ डायरेक्ट कीजिए तो कितना हो गया, 22/18 हो गया। ये इस टोटल ब्रैकेट का काम हो गया दोस्तों, 22/18। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये माइनस लगा हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए फिर से आपका काम है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए ये 5 आपका मतलब गुना होता है, कट जाएगा दोस्तों। और यहाँ से कितना आ गया, ये 2 और ये 2, यानी 1/2 हो गया दोस्तों। लेकिन भाग है दोस्तों, तो ये उलट जाएगा। तो उलट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/1, और यहाँ गुना 5/2, यानी 2 से ये 2 कट गया दोस्तों। यहाँ कितना बच गया, 5 बच गया दोस्तों। तो यहाँ 5 या 5 - 22/18 ये बच गया दोस्तों। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से फिर से आपका काम है, तो आपका गुना किया तो कितना हो गया दोस्तों, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। यहाँ पे देखिए दोस्तों भाग है, तो भाग को उल्टा करेंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 9। और यहाँ पे कितना है, 3/4 है, तो यहाँ 3/4। यदि इसको कटाइएगा तो देखिए दोस्तों कितना कट जाएगा, 4, हाँ 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो यहाँ 3 कट गया, तो ये भी बच गया दोस्तों 1। तो अब यहाँ से क्या बच गया दोस्तों, 1, इन सभी का कितना आ गया, 1, फिर प्लस है दोस्तों। यहाँ इसका टर्म क्या आ गया दोस्तों, 5, और यहाँ क्या गया, 22/18। अब इनको आपको जोड़ना है तो एलसीएम 18 हो जाएगा। तो 18, तो यहाँ कितना गया, 19, सॉरी 18 हो जाएगा। ये +5 है, तो 18×5 = 90 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ -20, यानी इसको जोड़िएगा दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, और यहाँ पे 18 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, कितना आ जाता है, सॉल्व कीजिए तो 18 और देखिए यहाँ से आप 18 और 90 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 108। 108 में 22 को घटा दीजिए दोस्तों, 108 में 22 को घटा देंगे तो नीचे कितना था दोस्तों, 18 था। तो 108 इसको सॉल्व कर लिया दोस्तों। लगभग सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 50/9। ये काफ़ी सिंपल प्रश्न था, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर गया होगा दोस्तों, तो आप घर में आराम से अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा छोटा है दोस्तों, तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, हम सभी जानते हैं कि 2 डिग्री अगर 90 पूछ जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो देखिए 10 यहाँ पे क्या है, 1013 और 1077, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 90 पूछ जाता है, यानी इसका वैल्यू 1। उसी तरह 1037 और 1053 का भी वैल्यू 1 और 1045 का वैल्यू भी 1 होता है। तो ऊपर का वैल्यू तो यहाँ 1 आ गया। अब नीचे का वैल्यू निकालते हैं, तो cos² 60, यानी cos 60 कितना होता है, √3/2, यानी स्क्वायर किए तो क्या हो गया, √3/2 नहीं होता है, 2/√3 होता है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे 3 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ।
उसके बाद देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है। अब यहाँ से देखिए ब्रैकेट है कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का क्या होता है, हाफ होता है, तो हाफ का स्क्वायर किए तो कितना हो गया यहाँ पे 1/4। फिर देखिए माइनस है 3, यहाँ कॉस 60 है तो यहाँ पे कितना हो गया 1/2 और +2, यानी इसको अब हमको सॉल्व करना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 1/4 -3/2 और प्लस यहाँ कितना है 2 है, यानी सॉल्व की तो एलसीएम लिए तो यहाँ कितना आ गया 2 आ गया, सॉरी 4 आ गया। तो अब यहाँ से देखिए 1, यहाँ पे जब एलसीएम ली तो कितना गया 3 दूनी 6 और यहाँ पे हो गया 2 दूनी 4/4, तो 6×4 10 और 10 में 1 घट गया तो कितना आ गया, यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस था ना तो यहाँ घटा लीजिए तो -5 और -5 में 4 गया तो कितना हो गया -1 हो गया। यहाँ देखिए दोस्तों -1/2 निकाल, यहाँ कितना आ गया -1 और नीचे कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब यहाँ पे बाकी इधर बचा हुआ था, कितना बचा हुआ है देखिए दोस्तों 2/4, यानी यहाँ पे कितना है 8/3 है। अब यहाँ से फिर मल्टीप्लाई था यहाँ पे जिसको हम कटा देंगे तो यहाँ से कटा दिए तो यहाँ पे कितना आ गया देखिए ये 8 से 2 कट गया इस तरह से और इधर क्या बच गया 1 बच गया और यहाँ पे कितना था 3 था तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे बच गया क्या 2 और यहाँ पे हम नीचे क्या सकते हैं 1/2 यहाँ लिख सकते थे। सिंपल सा आंसर था तो यहाँ पे 1/2 आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अब हम इंग्लिश के पोर्शन में आ गए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ क्या बोला है, लॉट्स ऑफ पीपुल विजिट दिस रेस्टोरेंट एज इट बिरयानी इज फेमस। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि लॉट्स ऑफ पीपल यानी बहुत से लोग यहाँ इस रेस्टोरेंट में बिरयानी के लिए विजिट करते हैं यानी आते हैं क्योंकि यहाँ पे बिरयानी फेमस है। तो यहाँ पे बोला है दोस्तों कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, ए लॉट ऑफ पीपुल, अगर लॉट्स ऑफ पीपुल नहीं होता है, ए लॉट ऑफ पीपुल इसका मतलब होता है बहुत सारे लोग। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए बोल रहा है क्या, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, क्या क्वेश्चन क्या बोला है, वी हैव लिटिल चॉइस अर्ली इन लाइफ बट एज वी ग्रो ओल्डर चॉइस। इसका मतलब क्या है दोस्तों, वी हैव लिटिल चॉइस अर्ली इन लाइफ, बोला कि हमें बहुत ज़्यादा कम पहले से लाइफ में चॉइस है, बट एज वी ग्रो ओल्डर चॉइस, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों अबाउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अबाउट, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर को सही करना है। तो यहाँ क्या बोला देखिए दोस्तों, तिलक रोड थ्रू द रिवर एंड टाइड हिज बोट ऑन द अदर साइड। रोड यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला, तिलक रोड द रिवर एंड टाइड हिज बोट ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो बोला है कि वो अपने बोट को दूसरे साइड से बांध दिया है, इसका मीनिंग यही हुआ। तो यहाँ क्या होगा, थ्रू द रिवर होगा दोस्तों, यहाँ पे थ्रू द रिवर ये एरर है, यहाँ पे थ्रू द रिवर नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन इडम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन है। तो इसका मेन मीनिंग बताना है आपको दोस्तों। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, क्या बोला, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, तो इसका मतलब होता है दोस्तों ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, यानी बोला है कि आप जो भी संभव हो हर चीज को कोशिश करें। तो इसका मीनिंग यही होता है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो इसका मीनिंग हुआ कि आप जो भी हो ट्राई करें, हर चीज ट्राई करें जो भी आपसे संभव हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या बोल रहा है क्या दोस्तों, 3 more elevated road have been proposed in the new plan to unclog the traffic in Delhi। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसमें से आपको क्या बताना है, ग्रामेटिकली एरर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हैव बीन प्रपोज नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये रोड के बिलोंग्स टू यहाँ पे कंफर्म नहीं होता है दोस्तों। यदि आपको अच्छे से ग्रामर सीखना है दोस्तों तो हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसके लिए आपको सेपरेट हर टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। चलते हैं इसमें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
यहाँ पे कंप्रीहेंशन है दोस्तों, इन कंप्रीहेंशन को पढ़ के आपको जो भी सटीक आंसर लगे वो बताना है। देखिए दोस्तों क्या बोला है, ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज टूर इन जर्मनी टूरिस्ट कैन डैश अ फॉर्मर नाजी कंपाउंड 40 किलोमीटर फ्रॉम बर्लिन। फिर डैश की जगह क्या पढ़ना है, द फॉरबिडन सिटी अराउंड 20,000 पीपुल विजिट दिस प्लेस। फिर डैश है, ईयर टू लर्न अबाउट नाजी मिलिट्री हिस्ट्री। The Nazis military active at the compound which was kept in the forest and behind the fence. They फिर क्या है दोस्तों, they हाँ, they hid underground bunkers in country home and they planned much all over the World War II here. तो यहाँ पे जो 2 नंबर होगा दोस्तों, यहाँ पे कॉल्ड होगा। ये फर्स्ट नंबर प्रश्न दोस्तों एरर था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। तो आप याद रखिए यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म कॉल्ड द फॉरबिडन सिटी। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉल्ड द फॉरबिडन सिटी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब यहाँ तीसरा नंबर में क्या होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ तीसरा नंबर में क्या होगा, यहाँ पे देखिए एवरी ईयर होगा। क्या होगा दोस्तों, एवरी ईयर। चलते हैं चौथे प्रश्न की। अब यहाँ पे चौथे बॉक्स में क्या होगा दोस्तों, ये बताना था। तो ये देखिए यहाँ तो द नाजीज मिलिट्री एक्टिव द कंपाउंड विच वॉज कैप्ट। तो नाजीज, ये तो सीधा से पता चल रहा है दोस्तों कि ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो नाजीज मिलिट्री वेयर एक्टिव यहाँ एट द कंपाउंड विच वेयर कैप्ट। तो यहाँ पे वेयर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोला कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द 5। तो 5 में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए कैप्ट, यहाँ पे फिर पूछ रहा है क्या, इन द फॉरेस्ट एंड बिहाइंड द फेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्सील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, कॉन्सील्ड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो बोला द प्रिजनर्स हैव मेड दिस पेंटिंग। द प्रिजनर्स हैव बीन मेड दिस पेंटिंग्स। इसमें बताना है कि पैसिव वॉइस में इसको करेक्ट द पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। तो इसको पैसिव में चेंज करना है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसिव के लिए क्या होता है, सबसे पहले लास्ट का वर्ड लेते हैं यानी ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस पेंटिंग हैव बीन मेड बाय द प्रिजनर्स। प्रिजनर्स मतलब क्या होता है, कैदी होता है, याद रखिएगा दोस्तों। प्रिजनर्स मतलब क्या होता है, कैदी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम्स पूछ रहा है। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंदी में इसका बोले तो पर्यायवाची होता है। तो आप इसका मतलब बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब क्या होता है, एक्सपोज का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा एक्सपोज का मतलब होता है खुलासा कर देना। उसी तरह अब इसका मतलब भी क्या होता है, बुरी मतलब क्या होता है, यानी गाड़ देना। हाइड मतलब भी होता है छुपाना, और प्रोटेक्ट मतलब भी होता है बचाना। लेकिन सबका मीनिंग भी आप कॉपी में लिखते चलिएगा दोस्तों। और रिवील का मतलब यहाँ क्या होता है, खुलासा कर देना। क्या होता है दोस्तों, खुलासा कर देना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे आप इंग्लिश के प्रश्न को थोड़े ढंग से समझें। और यदि आपको टॉपिक वाइज सीखना है तो सीखिए दोस्तों। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये इंट्रो करवा रहा हूँ कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। बाकी तैयारी आप अपने लेवल पे करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए क्या है, मिस्टर पुरी यहाँ देखिए कि इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है दोस्तों। तो ये बोल रहा है मिस्टर पुरी सेड टू मी व्हाई आर यू टॉकिंग डाउन दिस फेंस। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों, तो मिस्टर पुरी आस्क्ड मी। अब इसके बाद क्या होता है, वाई। यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट सेंटेंस जो होता है दोस्तों, ये ग्रामर रूल होता है इनडायरेक्ट स्पीच में कि हमको चेंज करना देना पड़ता है पास्ट फॉर्म में। क्योंकि ये जो फर्स्ट फॉर्म जो होता है पास्ट टेंस में होता है, तो सेम भी पास्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। देन क्या हो जाएगा, वाई आई वाज टॉकिंग डाउन दिस की जगह दैट आ गया और फैंस आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्लोजली बताना होता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, विपरीत शब्द या विलोम शब्द, यानी इसका उल्टा मीनिंग बताना है दोस्तों। तो याद देखिए दोस्तों क्या है, परपिट्रेट का मतलब होता है दोष करना। क्या होता है दोस्तों, दोष करना या दोष लगाना, ये होता है दोस्तों परपिट्रेट का। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या होता है,
अब इसका उल्टा क्या हो सकता है? दोष करने का मतलब इसको बचाना हो सकता है दोस्तों। अब बचाना का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? देखिए यहाँ प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? बचाना या फिर रक्षा करना होता है। ठीक है दोस्तों। परफॉर्म का मतलब होता है कि आपको करना, परफॉर्मेंस देना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अब यहाँ पे बोला गया दोस्तों, जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है उसको आपको सही बताना है। रॉन्गली कौन सा रॉन्गली वर्ड है? तो अर्ली, EAR, अर्ली मतलब क्या होता है दोस्तों? पहले होता है, यानी ये भी सही है। फिर क्या है? ईयरी, ईयरी ये भी सही है। अर्न, अर्न मतलब कमाना होता है दोस्तों, ये भी सही है। लेकिन EAGLE, ई गलत है दोस्तों। ईगल का स्पेलिंग होता है EAGL ही होता है, यहाँ पे GEL है, तो ईगल गलत है। ईगल का मतलब क्या होता है दोस्तों? बाज होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है? बोला गया सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ द गिवन वर्ड, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो ये क्या बोला गया है दोस्तों कि सेम वर्ड लेना है। तो समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ऐसा वर्ड, ऐसा चीज जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, यानी हम छोड़ नहीं सकते। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए क्या बोला है? इनफैलिबल, फिर इनविंसिबल, फिर इंडिविल या इनएविटेबल। तो ये ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा दोस्तों। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको हम छोड़ नहीं सकते। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट है देखिए, आई हैड अ स्ट्रोक एन अर्ली एज बट व्हाट आई थ्रू वाज अ ग्रेट, दैट टाइम चेंज लाइफ फॉर बेटर। इनका मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स, इसकी जगह क्या बनाएगा? बोला आई हैड अ स्ट्रोक एट एन अर्ली एज, बोला कि मुझे जल्दी स्ट्रोक हो गया था। बट वाट आई थाउट वाज अ ग्रेट, लेकिन क्या मैं सोचा, तो एट द टाइम चेंज माई लाइफ फॉर द बेटर। तो उस समय मैं क्या सोचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? इनजस्टिस। तो इनजस्टिस का मतलब हो गया कि नाइंसाफी। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एडवर्सरी। एडवर्सरी का सिनोनिम्स बताना है। सबसे पहले हमें एडवर्सरी का मतलब पता चलना चाहिए दोस्तों। तो एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी। क्या होता है दोस्तों? विरोधी। तो अब उसका उल्टा यानी सिनोनिम्स बताना है, यानी पर्यायवाची। तो उसका मतलब भी क्या होता है दोस्तों? तो देखिए राइवल्स का मतलब भी होता है विरोधी। आप बहुत बार सुने होंगे दोस्तों कि जैसे बीजेपी और कांग्रेस में राइवलरी चल रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? विरोधी चलती है दोस्तों। तो अब चलते हैं असिस्टेंट। असिस्टेंट मतलब तो पता ही है दोस्तों क्या होता है आपको? हेल्पर। हेल्पर का मतलब भी पता होता है कि जो मददगार करता है। सपोर्टर मतलब भी वही होता है, मतलब मददगार करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न कैसा है? देखिए दोस्तों, ये जंबल वर्ड है, इसको आपको सेंटेंस, जंबल सेंटेंसेस को आपको एक करेक्ट फॉर्म में सही करना है। तो इस तरह के प्रश्न को आप बाय ऑप्शन जाए तो आप सबसे पहले पढ़ लें कि क्या क्या दोस्तों। ये क्या है? एज ई लुक्ड। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों कि ए से तो स्टार्ट हो नहीं सकता है, तो एज ई लुक्ड नहीं होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए, अकबर ग्लांस्ड एट हिज ईयर्स इन सर्च ऑफ एन आंसर, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। तो सी ऑप्शन से लीजिए, वंस अकबर आस्क्ड हिज कोर्टियर्स अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, ये स्टार्ट हो सकता है। अब सी से स्टार्ट होने वाला एक ही प्रश्न है दोस्तों, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते थे, स्मार्ट वर्क आप कर सकते थे दोस्तों। बाकी तो आप फिर आराम से सॉल्व भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? फिर से आप देखिए दोस्तों, क्या बोला गया है? जम्बल वर्ड है। आप देखिए लेटर, लेटर से स्टार्ट तो कर नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे द प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले देयर वर्क आर्ट एट इनसाइड द प्रिजन्स। फिर सी है, दे लुक द हेल्प द वॉलंटियर, यानी हाँ, बी से सी ये करेक्ट फॉर्म जा रहा है दोस्तों। तो बी से सी कौन सा फॉर्म में आ रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो बी से सी। फिर ए डी, बाय ऑप्शन से ले ले तो पूरा आंसर भी आपको सॉल्व नहीं करने की जरूरत है दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्या बोला गया है? सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी जो गलत स्पेल्ड किया गया है, स्पेल्ड वर्ड है, उसको आपको सॉल्व करना है, बताना है दोस्तों। तो देखिए सेलिब्रेंट ये सही वर्ड है, सेलिब्रिटी भी सही है, सेलिब्रेट भी सही है, सेलिब्रेशन का स्पेलिंग गलत है, CLEBRA होता है दोस्तों, याद रखिएगा। से सेलिब्रेशन TION होता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है,
देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बोला गया है कि इसमें से अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स मैंने बताया था आपको विलोम से बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिनिस्कुलस मतलब क्या होता है। तो याद रखिए मिनिस्कुल मतलब क्या होता है, सबसे छोटा यानी बहुत छोटा। क्या हो सकता है दोस्तों इसका मतलब बहुत छोटा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा तो बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा देखिए स्मॉल मतलब भी छोटा होता है, ड्रॉप भी छोटा होता है, मेयर्स मतलब भी छोटा ही होता है लगभग मीनिंग। गिगेनेटिक मतलब होता है बहुत बड़ा होता है। याद रखिएगा दोस्तों गिगेनेटिक मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो ये देखिए क्या प्रश्न है कि बता रहा है कि विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग ये सेम होगा दोस्तों। तो याद देखिए अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। तो बोल रहा है कि ऐसा पर्सन जो कि बाहरी देश से बिलोंग्स करता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, एलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलियन बोलते हैं। या फिर इसको फॉरेनर भी बोल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया नहीं था तो यहाँ पे हम फॉरेनर भी बोल सकते हैं, एलियन भी बोल सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा ये आज का पूरा 100 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया दोस्तों। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि कहाँ पे हमारी कमी रह गई और मैं आगे की वीडियो में आप सभी को क्या सुधार करके बता सकता हूँ, बताएं दोस्तों जरूर। यदि अगर चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में नेक्स्ट बार। धन्यवाद।